हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, ये है हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। कुछ क्वेश्चन मैंने कल आपको करा दिए थे और बाकी के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। तो क्लास को वहीं से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो मैंने एक PDF में सेट किए थे उसके लिए आपके बहुत सारे क्वेश्चन रह गए हैं, जैसे कि आकृति वाले क्वेश्चन और भी बाकी के क्वेश्चन हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, PDF की आपको कोई चिंता नहीं करनी है। प्रैक्टिस के लिए PDF आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। वहाँ से जाकर के आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जितने भी UPSSC फॉरेस्ट गार्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप अलग से बना हुआ है, वो जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो चलिए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी कोड में 3 to 9 को गॉड इज़ लव लिखा गया है और 9 to 7 को लव इज़ ब्यूटीफुल। तो गॉड को क्या बोलेंगे? तो देखिए, मैं रीजनिंग में आपको प्रत्येक क्वेश्चन को करने का तरीका बताऊंगा, उसमें टाइम कैसे बचाना है, किस तरह से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाते हुए चलूँगा। और जो भी आप गलतियाँ कर बैठते हो अपने एग्ज़ाम में अपने क्वेश्चन को लेकर, वो भी सारे डाउट्स क्लियर करके चलूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और लास्ट तक हमारे साथ क्लास के सारे क्वेश्चंस को करना है। तो फटाफट देखिए, अब इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, सबसे बेस्ट तरीका, जिसमें आपका टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन का आंसर भी बिल्कुल सही आएगा एक बार में ही। अब आपको पता है कि आपके फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। तो जब ये आपका ऑफलाइन होगा तो इस क्वेश्चन को बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं कि 3 to 9 और फिर आगे लिख लेते हैं गॉड इज लव। तो लिखना बिल्कुल नहीं है। ऑफलाइन एग्ज़ाम है, अगर ऑनलाइन होता तब आपको पक्का लिखना पड़ता, और ऑफलाइन है तो डायरेक्ट देख लीजिए कि हमसे गॉड का कोड पूछा है तो हमको इज और लव उड़ाना पड़ेगा, या फिर ऐसा होगा कि दोनों तरफ गॉड दिया होगा लेकिन गॉड दिया नहीं गया है तो इज और लव को उड़ा देना है और यहाँ पर देख लेना है कि इसके साथ साथ क्या क्या और कट गया। तो यहाँ पर इज कॉमन है और यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर लव कॉमन है और यहाँ पर 9 कॉमन है। तो बचा क्या आपका? तो गॉड का कोड हो गया आपका 3, क्योंकि 3 बचा है, 2 कट गया, 9 कट गया, 3 रह जाता है और यहाँ पर गॉड रह जाता है। तो गॉड का कोड हो जाएगा आपका 3। जितनी देर में आप इसको नोट करते उतनी देर में आपका आंसर भी आ गया। तो ये आपका टाइम भी बच गया और करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिया है कि पावर को कितने विभिन्न तरीक़ों से व्यवस्थित किया जा सकता है, चाहे उसका कोई अन्य अर्थ हो या ना हो। देखिए, अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे कि स्टार्टिंग में पावर लिख दिया, एक तरीका ये हो गया। फिर आप इसके P का या तो P छोड़ दोगे, OWERP करोगे। इस तरह से आप करके देखोगे तो एक ना एक बारी आपकी रह जाएगी और आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका और कम समय में करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले गिन लेने हैं आपको कितने आपको अक्षर दिए गए हैं। तो POWER यानी कि 5 यहाँ पर आपको अक्षर दिए गए हैं। तो इसका बनाना है हमको 5 फैक्टोरियल। अब इसको खोलना कैसे आप सभी को पता होगा। जब इसको सोल्व करते हैं तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसको हमको लास्ट तक ही खोलना है, 1 तक, और इसकी आपस में मल्टीप्लाई करनी है। 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120। तो इसको हम 120 तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसको करने बैठते तो आप 120 बार नहीं करते, और अगर आप इसको करते तो 1 मिनट में एक अक्षर बना पाते, और 120 मिनट का मतलब 2 घंटे। 2.5 घंटे का पूरा एग्ज़ाम, 2 घंटे एक क्वेश्चन के, ख़त्म। अब कितना लगा? अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसमें 30 सेकंड लगे होंगे। अगर आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल होता है तो आप बिना कुछ किए आप इसकी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेते। 5 4 जा 30, 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120, और आपका आंसर आ गया। यानी कि क्वेश्चन को देखते ही आंखों में। इसी तरह से हमारे साथ लास्ट तक जुड़ रहिए। प्रत्येक क्वेश्चन को करने का आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक अभियोजक द्वारा माल खाने का निरीक्षण माह में कितनी बार करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग का है, लेकिन GS का।
आपके मतलब का नहीं है। चलिए एक बार आ गया है तो मैं इसका आंसर भी आपको बता देता हूँ। तो 1 माह में सिर्फ एक बार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन से। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है आपको कि रश्मि ने अपने पति से रमेश का परिचय कराते हुए कहा। रश्मि है, उसका हस्बैंड है, परिचय किसका कराया जा रहा है, रमेश का। ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना है आगे। तो देखिए इसको यहाँ पर लिख लेना है रश्मि यानी कि RS, रमेश RM। तो रश्मि ने बोला है अपने हस्बैंड से, तो ये हो गया थर्ड पार्टी पर्सन जिससे बात की जा रही है। तो क्या कहा है उसने कि उसके भाई के पिता यानी कि इसका ब्रोदर होगा, और इसके जो पापा होंगे वो रमेश के भी पिता होंगे यानी कि फादर। इसके भाई के पिता इसके भी पिता हुए, भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, यानी कि जो इसके दादा हैं उसके इकलौते पुत्र हैं। तो ये क्या हुए आपस में भाई बहन, क्योंकि इसके दादा इसके दादा इसके पिता इसके पिता। तो बताना है कि रिश्ता क्या पूछा गया है कि रश्मि का रमेश से क्या संबंध है। तो बताना है रमेश से, तो जिसका बोला जाए से, तो से वाले का बताना है यानी रमेश से। तो ये क्या हुई, रमेश की बहन। तो ऑप्शन नंबर C। यहाँ पर भाई नहीं लगाना है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हो। तो यही कन्फ्यूज़न आपका इस क्वेश्चन में क्लियर करना था कि जिससे बोला जाए कि रमेश से, तो बताना है कि रमेश की रश्मि क्या लगी, बहन। अगर कहता रश्मि से तो रश्मि का रमेश क्या लगा, भाई। तो से वाले का संबंध हमेशा बताना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करने का भी मैं आपको तरीका बताऊंगा, और बहुत आसान सा तरीका दिया गया है कि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का गुणा, गुणा का भाग और भाग का प्लस। तो 15 गुणा 3 भाग 15 प्लस 5 माइनस 2 क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को भी बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि 15 लिख लिया, 3, 15, 5 और 2। आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम है, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। आपसे बोला गया है कि प्लस का अर्थ माइनस, तो फटाफट यहीं पर माइनस लगा दीजिए। माइनस का अर्थ है आपका मल्टीप्लाई, तो माइनस की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया। मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड, और डिवाइड का अर्थ है प्लस। तो इस तरह से आपको उसी समीकरण में रख लेना है और इसी को फटाफट से सॉल्व कर देना है। तो वहाँ पर हमारा जगह कम पड़ेगी, तो मैं एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ डिवाइड प्लस माइनस मल्टीप्लाई। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले करते हैं हम लोग डिवाइड। आपको बोर्ड मास का नियम पता होगा, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ का, D से डिवाइड, M से मल्टीप्लाई, A से एडिशन और S से सब्सट्रैक्ट। तो इन चार को लेना है भागु जोक भी बोलते हैं। भाग, सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटा। तो सबसे पहले भाग, तो यहाँ पर आ गया आपका 5। उसके बाद होती है आपकी मल्टीप्लाई, तो माइनस के 10 बचा 15 प्लस के बचे प्लस के 15, इसके अलावा कुछ नहीं। तो जब 15 में से 10 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 5 और 5 जब आप ऐड करोगे तो 10 आएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर B। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट होगा। 120 का आंसर आ जाएगा आपका 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा HJLN PRTV और BDFH। बताना है कि नेक्स्ट अगला स्टेप क्या होगा। तो जब आप देखते हो H का कोड होता है हमारा 1 सेकंड 8, J का कोड होता है 10, L का कोड 12, N का 14। और जब आप PRTV का देखते हो तो P का 16, R का 18, T 20, V 22। तो जैसे ही आपने देखा तो यहाँ पर आपको लगा यानी 8 दूनी 16, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है कि +8 हुआ हो, और यहाँ पर भी +8 और +8। तो यही सीन हमको अपने क्वेश्चन में क्रिएट करना है। B का कोड हमको पता है कि 2 होता है, तो +8 अगर हम इसमें करते हैं तो ये आएगा 10, और 10 पर होता है हमारा J। तो किस ऑप्शन में J दिया हुआ है, तो सिर्फ आपका D ऑप्शन छोड़ के बाकी तीनों में J है। अब देखिए B जो नेक्स्ट स्टेप है J के बाद, A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन तीनों में डिफरेंट है, तो हमको B स्टेप और कर लेना है और हमारा आंसर क्लियर। D का कोड 4 +8, ये आ गया 12, और 12 पर होता है हमारा L, और L दिया है B ऑप्शन में, तो हमारा B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि जिस प्रकार मोतियाबिंद आँख से संबंधित है, निमोनिया किससे संबंधित होगा। तो एक ऑप्शन आपका रह गया है डी, यानी कि चलो मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ। लास्ट ऑप्शन है आपका माइंड, यानी कि मस्तिष्क। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो देखिए, जो मोतियाबिंद बीमारी है वो होती है आँखों में, तो निमोनिया कान में होगा, तंत्रिका और अंग या फेफड़ों में। दिमाग में तो निमोनिया होता नहीं है, तो फटाफट से बता दीजिए। तो देखिए, मोतियाबिंद आँख से संबंधित रोग, तो उसी प्रकार से निमोनिया किससे हुआ, फेफड़ों से संबंधित रोग। आपको यही सिर्फ देखना होता है कि इसमें संबंध किस प्रकार से बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका ट्रिपल टी 777, तो ट्रिपल आर किससे संबंधित होगा। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये क्वेश्चन हमारा किस प्रकार का है, यानी कि टी का 7 से क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ABCD को विपरीत क्रम में रखते हो तो टी का स्थान आएगा आपका 7। तो जब आप जेड की तरफ से काउंटिंग करोगे तो टी का स्थान कौन सा आएगा, 7 का, यानी कि विपरीत स्थान, विपरीत पीछे से, तो विपरीत क्रम में स्थान 7। तो उसी प्रकार आर का आएगा विपरीत क्रम में 9। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ट्रिपल टी, 777 और ट्रिपल आर तो 999। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 125, 125वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि पिछली प्रैक्टिस सेट में कि सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जब भी आपसे दिशा और दूरी वाले क्वेश्चन पूछे तो आपको देख लेना है, तो आप ऑप्शन से ही समझ जाओगे कि हमको दूरी भी बतानी है और हमको दिशा भी बतानी है, तो दोनों चीज़ें बतानी है। तो अपना क्वेश्चन पढ़ते रहिए और उसको सॉल्व करते रहिए। सबसे पहला है कि संजीव 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, तो ये 10 किलोमीटर हमने उसको उत्तर की ओर चला दिया, यानी कि इधर को। वहाँ से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तो वापस से उसको 6 किलोमीटर दक्षिण चला दिया, तो ये दूरी बची अब उसकी 4 और ये हो गई उसकी 6। फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की तरफ जाता है, तो 3 किलोमीटर हमने उसको ईस्ट साइड में चला दिया। अब वो क्या कहना चाहता है, अगला स्टेप है कि बताइए संजीव अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। तो देखिए, ये वाला जो पॉइंट था, एक सेकेंड रुकिए, ये वाला पॉइंट उसका प्रारंभिक पॉइंट, दिशा अब उसकी इधर है। आप देख सकते हो ये वाली दूरी मैंने आपको बताई थी, ये दूरी है 4 और ये दूरी कितनी है 3 किलोमीटर, क्योंकि इसी रेखा पर वापस आया था वो। तो ये दूरी 4 रह गई थी, 3 इधर चल गया, तो ये वाली दूरी बतानी है। इधर है आपका दक्षिण और इधर है आपका पूरब, इधर है आपका उत्तर। तो दिशा हो कौन सी हुई आपकी, उत्तर पूर्व। अब किस ऑप्शन में उत्तर पूर्व दिया है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन में। तो अब हमको बाकी कुछ करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हमारी दिशा से ही काम चल गया। अगर 2 ऑप्शंस में उत्तर पूर्व दिया होता तब तो हम निकाल करके देखते हो उसकी दूरी। अब देखिए, आंसर तो आपका आ गया, एग्ज़ाम में आपको सिर्फ इतना ही करना है। अगर आप बात करते हैं, अगर सर 2 ऑप्शन में उत्तर पूर्व होता तब कैसे करते, तो देखिए इसको अलग बना लीजिए। आपको पता है ये वाली दूरी 4 थी और ये वाली 3 थी, सीधे सीधे लगा दीजिए। AB बराबर अंडर रूट में AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं, जब हमको निकालनी है अपनी AD, तो बराबर में निकाल लेंगे हम, यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 16 9 कितने हुए 25। और जब अंडर रूट से 25 निकालते हैं तब आएगा हमारा सीधे सीधे आंसर 5 किलोमीटर। तो अगर आपको दूरी निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो दूरी भी निकालनी मैंने आपको बता दी है। तो फटाफट से अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन में देखिए बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी मेंटलिटी चेक की जाएगी कि आप इस क्वेश्चन को किस तरह से देखते हो। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और मज़ेदार सा क्वेश्चन, कि यदि आप अपने स्कूल के खेल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं और खेलने के दौरान क्रिकेट की गेंद आपके किसी सहपाठी के सिर पर लगती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है, तब आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे। जो घायल आपका दोस्त है उसको निकट किसी अस्पताल में लेकर जाओगे, घायल सहपाठी यानी जो आपका मित्र है उसको बीच मैदान में आने के लिए कोसोगे यानी कि गालियाँ सुनाओगे,
तीसरा ऑप्शन है किसी दूसरे सहपाठी पर आरोप लगा दोगे कि मैंने बॉल नहीं मारी, इसने मारी थी। लास्ट आ जाता है कि खेल के मैदान से भाग जाओगे। तो देखिए सबसे उपयुक्त ऑप्शन आपका कौन सा है कि तुरंत अपने घायल मित्र को निकट अस्पताल में लेकर जाएंगे। ना ही उसको गालियाँ देनी है कि बीच में क्यों आ गया, ना ही किसी दूसरे पर आरोप लगाना है कि मैंने बॉल नहीं मारी, और ना ही आप उसको छोड़ करके भाग सकते हो, क्योंकि वो आपका मित्र है और मित्र भी नहीं है तो आपको उसकी मदद करनी होगी। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि विषम शब्द, अक्षर या संख्या चुनिए। आयत, वृत्त, त्रिभुज और शंकु। बताना है कि इसमें से कौन सा विषम है। तो देखिए शंकु को छोड़कर बाकी के जितने भी हैं सभी द्विविमीय आकृति हैं और शंकु आपका त्रिविमीय आकृति है। तो यहाँ पर शंकु ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा POSR बाई XWB VUXW FEUB विषम आपको बताना है कि कौन सा बाकी तीन से भिन्न है। तो जब आप देखोगे कि जब आप P से O तक जाते हो तो यहाँ पर -1, S से R -1, बाई से X जाओगे -1, W से V -1, बाई B से जब आप U तक जाते हो -1 और यहाँ पर भी -1। लेकिन जब आप इस ऑप्शन को देखते हो तो आपको -1 +1 कुछ भी नहीं दिखेगा। यहाँ पर दिए गए हैं विपरीत अक्षर, F के विपरीत U, E के विपरीत V। तो डी वाला सबसे अलग मेथड का है, इसमें अलग ही पैटर्न को फॉलो किया गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8341218532492711। इसमें भी आपको बताना है कि कौन सा विषम है। तो यहाँ पर आप बहुत सारे मेथड लगाओगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 3249 के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि ना ही 5 किसी वर्ग के अंत में आएगा, ना ही 1 आएगा और ना ही 1। लेकिन 3 या 9 तो यानी कि 9 पूर्ण वर्ग संख्या है, और बाकी का आप देख सकते हो कोई भी वर्ग नहीं बन सकता। तो बहुत टाइम तक आप इसमें दिमाग लगाते लेकिन आपको शायद समझ नहीं आता, तो इसलिए सारे झोल छोड़ करके मैंने आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता दिया। आपको सिखाने हैं मेथड कि किस किस मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सब तरीके आपको ध्यान रखने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलेंडर से। कैलेंडर आपको मैंने कराया था और एक ही कोड आपको बताया है, और उससे आप किसी भी सन का किसी भी डेट को कुछ भी निकाल सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया था कैलेंडर में कि अगर दिन समान दिए हो, मंथ समान दिए हो और आपसे ईयर पूछ लेता है तब कैसे करना है, और मंथ ईयर समान दिए हो, दिन अलग दिए हो तब कैसे करना है, और दिन और साल समान हो तो आपको मंथ कैसे करना है। तीनों तरीके आपको बताए थे ट्रिक के साथ। जो आपका होता है 033 वाला कोड, वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोड बताया है, बाकी के लोग आपको दो दो बताते हैं। अगर कोई एक बताता है तो कहीं ना कहीं जा कर के वो फेल हो जाता है, लेकिन आपसे मेरी गारंटी है एक बार जाके कैलेंडर की क्लास देख लीजिए। ज़्यादा देर की क्लास नहीं है, सिर्फ एक क्लास है, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस कराई है। जा कर के देखिए, अगर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस सेट लगाइए, कोई भी क्वेश्चन लगाइए, अगर उससे छूट जाता है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने कंटेंट पर, अपनी ट्रिक्स पर, क्योंकि मेरी ट्रिक्स होती हैं बेस को लेकर और मेथड पर। ये नहीं कि कुछ भी उठाया और चिपका दिया। जा कर के देखिए, आप खुद से समझ जाओगे कि हाँ कैलेंडर में जान है या नहीं। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यदि एक माह का तीसरा दिन शनिवार 20वां दिन है, तीसरा शनिवार 20वां दिन है, तो तीसरे शनिवार की बात की जा रही है और वो है 20वां दिन, यानी कि 20 तारीख को शनिवार है और वो भी थर्ड शनिवार। ठीक है, तो 20वां दिन बोला है तो 20 तारीख ही हो गई। तो पूछा है कि 11वां दिन क्या होगा, तो आप इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर निकालनी है आपको 11 तारीख को कौन सा दिन था। तो आप इसको कई तरीक़ों से कर सकते हो। अब वो कैसे कि 20 में से अगर आप 7 माइनस करोगे तो आपका आएगा 13। तो इसका मतलब है कि आपका 13 को शनिवार था। अब आपको -2 करना है, 13 में से 2 कम करोगे तो 11 बचेंगे। तो आपको ऐसे ही पीछे चले जाना है, यानी कि
शनिवार से पहले आता है शुक्रवार। जब आप एक और माइनस करोगे तो आएगा आपका बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार ही आपका करेक्ट आंसर होगा। 11 का बृहस्पति, 12 का शुक्र और 13 का शनिवार। किसी भी तरह से आप इसको घुमा करके देख लीजिए। कितने स्टेप आपको करने पड़े, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप। दिया गया था कि तीसरा शनिवार 20वां दिन, हमको फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना भी हो, हमको सिर्फ ये है कि 20वां दिन 20 तारीख का होगा और उस दिन हमारा सैटरडे यानी शनिवार था। 11वां दिन पूछा है तो यानी कि 11 तारीख होगी। बस यही आपको ध्यान रखना है कि दिन विन छोड़ दीजिए। 11वां दिन तो 11 तारीख, 20वां दिन तो 20 तारीख। 11 से 20 तक पहुंचना है। डिफरेंस हमारा +7 के बाद सेम डे होता है तो -7 के बाद भी सेम डे होगा। -7 किया 13 आया, 13 को शनिवार। बस हो गया आपका आंसर। तो एक स्टेप ये और एक स्टेप ये, 2 स्टेप में अगर आपका आंसर आता है तो आपको लगती है ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 2A11, 4D 13, 12G 17। अब फटाफट से बता दीजिए कि क्या इसमें मेथड फॉलो किया गया है। तो आप देख सकते हो कि 2 × 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 × 3 तो 4 × 12, तो इस बार ×4 तो 12 चौक 48। अब आपका ऑप्शन नंबर ए में भी 48, ऑप्शन नंबर बी में भी 48। अब देखनी है हमको कि लास्ट में कौन सा डिफरेंट है। तो 11 वाली सीरीज़ देख लीजिए। 11 वाली सीरीज़ में सारी की सारी संख्याएं डिफरेंट हैं, यानी कि 22, 19, 21 और आपका 23। तो 11 से जब आप 13 जाते हो तो आप इसमें फॉलो करते हो 11 + 2 यानी कि 11 और 2 13, 13 4 17। तो जाहिर सी बात है इस बार 6 और 17 6 आ जाता है आपका 23। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 48J 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी के क्वेश्चन हैं वेट कीजिए, क्योंकि जो आपकी आकृतियाँ होती हैं उसकी PDF नहीं बन पाती है, क्योंकि PDF बनाते टाइम मैं कहाँ से बनाऊँगा उन आकृतियों को। तो देखिए ज़्यादा बड़ा सिस्टम तो है नहीं मेरे पास, ना ही कंप्यूटर ना ही लैपटॉप, सिर्फ मोबाइल से काम करता हूँ। तो PDF बनाने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इतने में नेक्स्ट क्वेश्चन लगाता हूँ। वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ मैं आपको, इतने आप वीडियो लाइक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे के ऊपरी फलक पर अंक 6 आ जाए तो निचले फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए 4 पासे दिए गए हैं। डाइस मैंने आपको कराया था, पासे वाली वीडियो मैं आपको करा चुका हूँ। इतने सारे प्रकार के पासे कराए थे, बंद पासा, खुला पासा, मानक पासा, साधारण पासा, सब आपको कराए थे। 4 स्टेप वाले भी कराए थे। जब आपको 2 पासे दिए गए हों तब कैसे करना है, 1 पासा दिया गया है तब आपको कैसे करना है, 3 पासे जब दिए जाएं तो कैसे करना है, और 4 पासे आपको दिए जाएं तब कैसे करना है। तो देखिए 4 दिए हों, 5 दिए हों या आपको 6 दिए हों, घबराना बिल्कुल नहीं है। सिर्फ ये देखना है कि 6 आपसे पूछा गया है तो 6 ही हमको बताना है कि 6 के विपरीत कौन सा होगा। अब देखिए इस तरह का कोई पासा पकड़ लीजिए जिसमें एक संख्या मिली हुई हो। अगर आप पहले पासे को लेते हैं और दूसरे पासे को, मैं आपको सारे पासे करके बताऊंगा कि किस किस पासे से आप कर सकते हो। अगर आप कम समय में करना चाहते हो तो डाइस वाली क्लास आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। रीजनिंग पूरी की पूरी जितने भी रीजनिंग के टॉपिक कराए हैं, रीजनिंग टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट की लिंक ही डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के वहाँ से भी देख सकते हो। यहाँ पर अगर हम बात करें कि पहले और दूसरे पासे को पकड़ के, तो देखिए 2 3 6 1 4 5, यहाँ पर आपका कोई भी सेम यानी कि मैच नहीं मिल रहा है, तो आप पहले और दूसरे पासे से कभी भी नहीं कर सकते। बात करते हैं पहले और तीसरे पासे से, तो हमको मिला है 2 और 3 और 2 और 3, जो भी सेम दिए गए हैं वो कट जाएंगे और जो आपके बचते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो आपका 6 का विपरीत 1, आपका सीधा ऑप्शन आंसर आ गया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यदि हम पहला और चौथा पासा लेते हैं तब कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर भी 2 से 2 कट गया और 3 से 3 कट गया, फिर भी आपके 6 का विपरीत 1 आया। अब हम बात करेंगे कि दूसरा और तीसरा पासा लेकर के अगर हम करना चाहते हैं तब कैसे करेंगे। 1 से 1 ख़त्म,
जब आपकी सिर्फ और सिर्फ एक संख्या कटती है, फिर आपको पासे को कैसे करना है, तो जो संख्या कटती है उसके साथ हमको क्लॉकवाइज घूम जाना है। और एक के बाद यहाँ पर 3 आया तो 3 की इसके यार यहाँ पर एक के बाद 5 आया तो 3 का विपरीत हो गया 5। अगले स्टेप पर 4 और यहाँ पर अगले स्टेप पर 2 तो 4 का विपरीत 2, तो यानी कि 3 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 2, बचा 1 और लास्ट यानी कि ये हमारी 5 संख्याएं हो गई। और पासे में एक अंक और बचा यानी कि 6, तो 1 का विपरीत यहाँ से भी 6। आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो। ज़्यादा अगर आप सीखना चाहते हो तो जा कर के वीडियो देख लीजिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग चुकंदर, कद्दू तथा सब्जी के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। तो देखिए, चुकंदर और कद्दू तथा सब्जी, तो देखिए जितने भी आपके चुकंदर होंगे और जितने भी आपके कद्दू होंगे उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। ये रहा आपका चुकंदर और ये रहा आपका कद्दू, लेकिन ये दोनों सब्जी के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये वाला आरेख आपका बिल्कुल सही बनेगा। अब देखिए, अब मैं बताता हूँ कि ए ऑप्शन क्यों नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा तरीका यही है कि जो भी आपको दिया गया है ऑप्शन को भूल जाइए, अपना बनाइए कि आप क्या बनाते हो, फिर आपको ऑप्शन से मैच करना है कि हमारा किस ऑप्शन से मैच करता है। अब आपको बताऊंगा कि पहला ऑप्शन यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि जो बच्चे गलतियाँ कर बैठते हैं उनकी गलतियाँ क्या हुई वो भी तो आपको बताना है, ताकि एग्ज़ाम में आप वो गलती ना करो। तो देखिए, ये अगर आप चुकंदर मानते हो, ये यहाँ पर कद्दू और ये यहाँ पर सब्जी, तो ना ही चुकंदर का कद्दू से संबंध है, ना ही सब्जी से, और ना ही कद्दू का चुकंदर और सब्जी से, ना ही सब्जी का इन दोनों से, जबकि ये दोनों ही सब्जियां हैं। बात करते हैं बी ऑप्शन की, पहला गलत। अब आपको पता चल गया क्यों। अब देखिए, यहाँ पर कुछ सब्जियां चुकंदर हैं और कुछ कद्दू चुकंदर हैं, तो देखिए चुकंदर कद्दू कभी भी नहीं हो सकते, और जितने भी सारे के सारे कद्दू हैं सभी सब्जियों के अंतर्गत आएंगे। अगर कुछ रखते हो तो फिर बाकी के कुछ क्या है, फल हैं। सी ऑप्शन, बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और डी ऑप्शन में यदि आप ये इसको चुकंदर मानते हो, इसको कद्दू मानते हो और इसको सब्जी, तो सभी चुकंदर कद्दू हो गए, बिल्कुल गलत। अगर इसको कद्दू मानते हो तो सभी कद्दू चुकंदर, ये भी गलत। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक है कि ये चुकंदर का कद्दू से कोई रिलेशन नहीं, लेकिन ये दोनों की दोनों सब्जियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए प्रश्न में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूर्ण करेगी। तो अब देखिए, इसमें आपको देख लेना है। तो देखिए, आपको पता है कि ये छोटी सी लाइन यहाँ पर आएगी, तो सबसे पहले छोटी लाइन किस में दी गई है, वो भी इस साइड को, तो आपका सी ऑप्शन ख़त्म। डी ऑप्शन अभी भी थोड़ी सी हिम्मत कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में ये भी ख़त्म हो जाएगा। अब जिस तरह से आपकी ये वाली लाइन है, उसी तरह से आपको ये वाली दूसरी लाइन भी यहाँ पर खींचनी पड़ेगी, यानी कि इससे होते हुए इसके पास एक लाइन आपकी ये हुई, और एक लाइन हो जाएगी आपकी ये वाली, और एक लाइन होगी आपकी ये, और फिर ये वाला स्टेप कौन सी आकृति में फॉलो किया गया है। तो दोस्तों, अभी आपकी एक लाइन और बची ये वाली, तो ये सीधे, तो ये यहाँ से सीधे। अब इसको आप बंद कर दीजिए। अब देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें ये 2 लाइन इधर हैं, तो ये वाला भी गलत। इसमें सिर्फ ये एक लाइन है, तो ये वाला भी गलत। बचता है आपका सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन। करने का तरीका बना करके देख लीजिए। अगर आप बना करके नहीं देखते हो और आप प्रैक्टिस करते हो, तो आप इसको अपनी आँखों में सोच समझ के कर सकते हो कि यहाँ पर 2 लाइन इधर हैं, यहाँ पर सिर्फ एक लाइन इधर है, और यहाँ पर ये वाली गलत है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि निम्नलिखित प्रश्न में 2 कथनों के आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। सामान्य तथ्यों से अंतर होने पर भी दोनों कथनों को सत्य समझना है। और जब आपसे बोल दिया जाए कि सामान्य कथनों ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर भी दोनों कथनों को सत्य समझना है, फिर आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, फिर भी वो आपके लिए सही है। कथन है कि सभी गाय पशु हैं और सभी हिरन गाय हैं। आपको पता है कि सभी गाय पशु हैं, तो ये बन गई हमारी
सभी गाय पशु। लेकिन आपको ये भी पता है कि सभी हिरन गाय नहीं हो सकते, और जब हमको बता दिया गया है कि आपको फिर भी सत्य मानना है, तो ये लाल वाले हो गए आपके हिरन। सभी हिरन गाय और सभी गाय पशु। पहला ऑप्शन आ जाता है आपका निष्कर्ष कि सभी हिरन पशु हैं। तो देखिए ये जो हिरन है पशुओं के अंदर आ रहे हैं, तो सभी हिरन पशु, बिल्कुल सही बात। सभी पशु गाय, तो देखिए सभी पशु गाय हैं, बिल्कुल नहीं। जब हम बाहर से अंदर की तरफ आते हैं तो कुछ पशु गाय हैं और कुछ पशु हिरन हैं, लेकिन सभी पशु गाय नहीं होंगे। एक ऑप्शन, एक निष्कर्ष आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा कि केवल एक निष्कर्ष निकलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लड़कों की एक कतार में अनुभव का स्थान दाईं ओर से 12वां। तो फटाफट से उसको कर लीजिए कि दाईं ओर से हमारा हो जाता है 12वां स्थान। अगला स्टेप है आपका कि बाईं ओर से चौथा। तो देखिए बात अनुभव की ही की जा रही है, ये रहा अनुभव। अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 12 और इधर से काउंटिंग करते हैं तो ये आ जाता है 4th। तो कुल कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। तो हमको कोई बनाने हैं टोटल स्टूडेंट 28। सबसे पहले देखना है कि फ़िलहाल कितने स्टूडेंट हैं। तो देखिए इधर से 12वां, इधर से 4, तो हमने 2 बार काउंट किया, तो 12 4 16 -1 कर देंगे, क्योंकि एक बंदे की काउंटिंग एक बार करनी है। तो ये हो गए आपके 15। और जब 28 में से आपको 15 घटाने हैं तब आ जाता है आपका आंसर 13, यानी कि 13। तो कुल मिलाकर के कितने बच्चे ऐड करने पड़ेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि हमको जोड़ने पड़ेंगे 13 स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 137। बताना है आपको उत्तर आकृति, यानी कि कौन सी उत्तर आकृति प्रतिरूप को पूर्ण करेगी। तो वही से फिर से वही स्टेप है कि सबसे पहले आपको बना लेना है इसको। तो देखिए जब आप इसको बनाओगे तो सबसे पहले आएगा एक स्टेप आपका ये वाला, तो इसको बना लेना है सबसे पहले। 1 सेकंड में फिर से बनाता हूँ। तो ये आपकी चौखुंटी आकृति होगी, क्योंकि इस पूरे डिब्बे के अंदर हमको रखना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ये वाला, ये गोल वाला। देखते हैं अपना अगला स्टेप कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है। तो उसके बाद आएगी आपकी एक लाइन। जब आप ये वाली लाइन कंप्लीट करोगे, ये वाली, तब आपकी एक लाइन बन जाएगी ये। अब देख लेना है कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। तो 1 सेकंड, ये लाइन बनेगी टच करती हुई, ये भी ध्यान रखना है। तो हमारा बी ऑप्शन ख़त्म, हमारा ए ऑप्शन ख़त्म, बचे हैं हमारे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन। अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो आपको पता है ये कटिंग चारों में आएगा, तो ये कटिंग हमारा होगा, और ऐसा सिर्फ सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में कटिंग नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कम समय में। लेकिन मैंने आपको तरीका बताया था करने का, इसलिए टाइम लगा है, अन्यथा आप डायरेक्टली देख सकते हो। सबसे पहले कटिंग, तो पहला गया, चौथा गया। फिर देखते हैं आपके ये जो टच करती हुई है, तो आपका बी भी गया, कोई बनाने की आवश्यकता नहीं, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिए गए प्रश्न में कौन सा पद गलत या भिन्न है। APZ, CQY, ERX, GSB और ITV। कौन सा पद गलत है। तो आपको देखना है कि जब आप A से C तक जाते हो तो आपका +2, C से E पर जाते हो +2, E से G पर जाते हो +2 और G से I पर जाते हो तब भी आपका +2। नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना है। तो जब आप P से Q जाते हो तो +1, Q से R +1, R से S +1, ये रहा आपका R से S। S से T पर जाते हो तब भी आपका +1। लास्ट बचा है हमारा Z से Y -1, Y से X -1, X से जब आप B पर जाते हो तब आना चाहिए था आपका W, जबकि यहाँ पर दिया गया है B। तो कौन सा ऑप्शन हो आपका, ऑप्शन नंबर डी, GSB वाला गलत है। हालांकि हमारा W होता तब हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। अब देखिए हमको बताना है कि दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज और कितने वर्ग हैं। तो
तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इनको काउंट करना है कि कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 × 2, फिर से यहाँ पर 4 तो 4 × 2, फिर से 4 तो 4 × 2। अब यहाँ पर देखिए 8 ये हुए, 8 ये हुए, 8 ये हुए, तो ये हो गए आपके 24। अब देखिए जो ये बॉन्ड होते हैं तो कितने बॉन्ड हैं हमारे, 2 बॉन्ड। तो इसका यहाँ पर 2 × 1 और 2 × 1, तो ये कितना हुआ, 2 × 1 2 और 2 × 1 2, यानी कि 2 और 2 4, 24 + 4 कितने हुए, 28। तो त्रिभुज कितने हुए आपके, 28। तो ए ऑप्शन गया और डी ऑप्शन गया, 28 त्रिभुज हैं। अब आपको वर्ग बताने हैं कि वर्ग कितने हैं, तो 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग और 2 आपके बनेंगे ये वाले वर्ग। एक रहा ये और एक रहा आपका ये वाला, कितने हो गए कुल मिलाकर के 5 वर्ग। 28 त्रिभुज और 5 वर्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 4LP390, तो इसका बताना है आपको कि संख्या समूह का दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। अब दर्पण प्रतिबिंब रखते हैं हम साइड में। अब इसमें दर्पण किस साइड रखा हुआ है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए अब हम दर्पण रखा जाता है या तो इस साइड या फिर इस साइड। अब हमको नहीं पता कि किस साइड है, तो हमको दोनों ही साइड करके देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले ये देखना है कि कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। यदि हम दर्पण इधर रखते हैं तो 4LP390, यानी कि बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन ए बैठ रहा है। बात करते हैं बी ऑप्शन की, तो देखिए यहाँ पर 9 का 6 कर दिया गया है, तो बिल्कुल गलत। पी बिल्कुल सीधा है, तो ये भी बिल्कुल गलत। और यहाँ पर आपका क्या रहने वाला है, देखिए एक प्रतिबिंब के हिसाब से हमारा ए ऑप्शन सही है और एक प्रतिबिंब के हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही है। तो इस क्वेश्चन पर आप जो आपका करेक्शन वाला होता है वो भी ले सकते हो। इस क्वेश्चन का नंबर आप सभी को मिलने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताना है अगले क्वेश्चन में कि कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। वक्तव्य दिए गए हैं आपको, निष्कर्ष दिए गए हैं, तो चलते हैं अपने वक्तव्य की तरफ। बाद में दिखाता हूँ आपको ऑप्शन। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी कविताएं लिखी। प्रत्येक कवि को सौंदर्य ज्ञान होना चाहिए, सौंदर्य परख। तो देखिए जब रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत सी किताबें लिखी और प्रत्येक कवि को सौंदर्य परख ज्ञान होना चाहिए, और सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है। अब आपको इस वक्तव्य के अनुसार निष्कर्ष बताना है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन किए। तो आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रत्येक कवि को सौंदर्य परख ज्ञान होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब रविंद्रनाथ टैगोर ने कविताएं लिखी तो उनको सौंदर्य परख ज्ञान भी है, और सौंदर्य शास्त्र मूल्याश्रित अध्ययन का भाग है। और जब सौंदर्य परख का ज्ञान है और यही मूल्याश्रित अध्ययन का एक भाग है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने विभिन्न मूल्याश्रित अध्ययन भी किए हैं। तो पहला बिल्कुल सही। दूसरा आ जाता है कि उन्होंने तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र का आधार अपनाया। तो ये भी आपका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि सौंदर्य परख ज्ञान और मूल्याश्रित अध्ययन में ही आपका सब कुछ आ जाता है। कोई भी दर्शन आपका कोई भी दर्शन तर्कशास्त्र और नीति शास्त्र पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आपके दोनों ही सही हैं, तो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो अन्य आकृतियों से भिन्न है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ए ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तीनों की जो रेखाएं हैं वो आपस में एक दूसरे के लंबवत हैं, लेकिन जो बी आकृति है वो लंबवत नहीं है। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि प्रत्येक रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण है, और यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 143, और ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन होगा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है।
कि निम्नलिखित में से महिला पुलिस से क्या कार्य लिए जाते हैं। सबसे पहला, महिला अपराधी की निगरानी व उसे लॉकअप में रखना। तो क्या ये सही है? दूसरा, महिला अपराधी की गिरफ्तारी व उससे पूछताछ करना, उसे सलाह देना। तीसरा है महिला थाने में पारिवारिक विवादों को सुलझाना व मध्यस्थता, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, महिलाओं का काम महिलाओं से ही रिलेटेड होता है और ये सारे के सारे ऑप्शन आपके महिला पुलिस के कार्य के लिए सही हैं। तो जितनी भी लड़कियां यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रही हैं और ये वीडियो देख रही हैं, तो समझ लीजिए कि आप लोगों के क्या क्या काम होंगे। तो 3 काम तो आपको अभी से ही पता चल गए कि आपको क्या क्या काम करने हैं। तो फटाफट से जा कर के वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग शेयर नहीं करते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो की टाइमिंग एक बार आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर आप ये सारे प्रैक्टिस सेट चाहते हैं और इनकी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लासेस की टाइमिंग है हमारी सुबह 7 बजे हिंदी का प्रैक्टिस सेट, सुबह 9 बजे रीजनिंग। बात करते हैं शाम की, तो शाम को आपका आता है 7 बजे जीएस का प्रैक्टिस सेट और शाम को 8 बजे कंप्यूटर की क्लास। और जो कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं इनको हम कर रहे हैं चैप्टर वाइज कवर, और जैसे ही आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं कंप्यूटर के, तो देखिए इसके बाद आ जाएगा आपका यूपीजी के। तो दोस्तों फटाफट से जाकर के वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।